हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संसद के द्वारा पारित किए गए कुछ अधिनियम हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। जिसमें आपने पहला पढ़ा था प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बाद में वायु प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम 1981 बनाया गया था। आज इसी को पढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो पहला आप पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संरक्षण अधिनियम 1986, आप पूरा आपने पढ़ लिया है। और आज पढ़ेंगे वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रक अधिनियम 1981 में इसको पारित किया गया था भारतीय संसद ने। क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। देखो, इस अधिनियम से राज्य सरकार अपने विवेक से किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकती है। वायु प्रदूषण क्षेत्र किसी भी क्षेत्र को घोषित कर सकती है। समस्त औद्योगिक इकाइयों को बड़े राज्य बोर्ड से अनामातिक प्रमाण पत्र लेना होगा। अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने पर उद्योग को बंद किया जा सकता है। वायु प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम के तहत किसी भी उद्योग के द्वारा अगर निर्धारित नियमों को नहीं मानने पर उद्योग को बंद किया जा सकता है। उसका विद्युत जल कनेक्शन, ये सभी कनेक्शन उसको विच्छेद करवाए जा सकते हैं इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है। इसी तरह से भारतीय संसद ने अगला अधिनियम पारित किया था 1974 में, जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974, और इसमें संशोधन किया गया था 1988 में। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये है कि जल प्रदूषण को मुक्त करने के उपायों पर ध्यान देना। उद्योगों की स्थापना से पहले वायु प्रदूषणकर्ताओं को कड़े और सख्त कानून से सख्ती से उनको दंडित किया जाए, जो भी जल प्रदूषण करते हैं उनको। इसी तरह जो चौथा अधिनियम पारित किया था भारतीय संसद ने, वह है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। इसमें संशोधन किया गया था 1972 के 1974 में इसमें संशोधन हुआ 2 बार। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 9 दिसंबर 1972 को पारित कर दिया गया था। वन्य जीवों को बचाने, उनका संरक्षण करने के लिए ये अधिनियम एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अधिनियम द्वारा वन्य जीव संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची का स्थान दे दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा ये जब इसमें संशोधन किया गया था, इस अधिनियम को जब पारित किया गया, तो इस अधिनियम में वन को राज्य सूची से हटाकर उसे संवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। इस अधिनियम की विशेषता क्या क्या है। इस अधिनियम के द्वारा वन्य पशुओं के संरक्षण और प्रतिबंध को सुनिश्चित करना, पशु शिकार, उनके चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं को निषिद्ध करना, अवैध आखेट की रोकथाम, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना, उल्लंघन होने पर अपराधियों को 3 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये का अधिकतम जुर्माना का प्रावधान इसमें किया गया है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय पशु बाघ और मोर के शिकार पर संबंधित अपराधी को 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है और 1 लाख रुपए का जुर्माने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। यानी कि राष्ट्रीय पशु बाघ का शिकार करने पर 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना। इसी तरह मोर का शिकार करने पर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसके शिकार करने पर या इसके संरक्षण करने पर 10 साल की कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय पशु बाघ के शिकार पर और राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार पर यह व्यवस्था की गई है। पर्यावरण संरक्षण के कुछ न्यायिक फैसले, पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए। पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए हमारी न्यायपालिका ने हमेशा तत्परता दिखाई है। समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य में उन्होंने कई समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है। क्या की है? सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है, क्या कहा है, सभी सिनेमा हॉल, चल सिनेमा तथा वीडियो पार्लर अनिवार्य रूप से कम 2 पर्यावरण संबंधी फिल्म का संदेश अनिवार्य रूप से प्रत्येक शो में निःशुल्क दिखाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में कहा था, एक रूलिंग में कहा था कि जो भी सिनेमाघर है, जितने भी सिनेमा हॉल है, जितने भी चल सिनेमा है, वीडियो पार्लर है,
उन सभी वीडियो पार्लर को, उन सभी सिनेमाघरों को सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी कि वो क्या करें, वह अपने शो में एक बार पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रचार अवश्य करें, निःशुल्क दिखाएं लोगों को। इससे क्या होगा, यह उनके लिए लाइसेंस जारी करते समय महत्वपूर्ण गाइडलाइन की शर्त रखी गई थी। महत्वपूर्ण शर्त रखी गई थी कि आप क्या करेंगे, सभी आपके फिल्म में पर्यावरण को लेकर इस प्रकार का मैसेज देंगे। सिनेमा हॉलों द्वारा लघु अवधि को पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी सूचना प्रद फिल्म बनाना या उसे दिखाना, पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी रुचिकर कार्यक्रमों का प्रसारण प्रतिदिन 5 से 7 मिनट की अवधि के लिए सप्ताह में एक बार लंबी अवधि के लिए दूरदर्शन तथा रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन में कहा था कि जो भी सिनेमाघर है वो 7 दिन में, सप्ताह में एक बार और एक दिन में एक बार, सप्ताह में 7 बार, और जो रेडियो है, रेडियो दूरदर्शन, इनमें इनका प्रसारण किया जाए। छात्रों में सामान्य जागृति लाने के लिए पर्यावरण को विद्यालय, कॉलेजों, विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय बना दिया जाए। पर्यावरण को अनिवार्य विषय बनाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि छात्रों के लिए पर्यावरण के लिए जागृति लाने के लिए क्या करना चाहिए, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूल में, सभी स्कूलों में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में जो पर्यावरण है इसको अनिवार्य सब्जेक्ट बना दिया जाए। और ये अभी पर्यावरण अनिवार्य सब्जेक्ट हो चुका है। सन 1946 में उच्चतम न्यायालय ने संघीय सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों को दिल्ली के ऐतिहासिक नगर को प्रतिदिन साफ करने, संगनवानिकी अभियान चलाने तथा आरक्षित वन कानून लागू करने के आदेश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। उच्चतम न्यायालय, इनकी सुप्रीम कोर्ट ने जन समस्या तथा आगरा ताजमहल को विश्व धरोहर से बचाने के लिए 292 कोयला आधारित उद्योगों को बंद करने के निर्देश दिए। क्यों? जो आगरा है, आगरा में ताजमहल है, वो इन इकाइयों के कारण क्या है, प्रदूषित हो रहा है। इस वजह से 292 कोयला आधारित उद्योगों को बंद करने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए या उन्हें कहीं अन्यत्र स्थापित करने के आदेश दिए। गैस ईंधन आधारित बनाने के उद्देश्य से इसको पारित किया गया है। न्यायालय में 1999 में पर्यावरण वन मंत्रालय के सचिव, पर्यटन विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि पर्यटकों को एकत्रित किया जाए। लगभग इसकी जो राशि रखी गई है 20 करोड़ रुपए स्मारक संरक्षण तथा वन्य सौंदर्यीकरणों पर व्यय किया जाए। प्रत्येक वर्ष में 20 करोड़ रुपए पर्यावरण संरक्षण और वन अधिनियम पर खर्च किए जाए। उच्चतम न्यायालय ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। सन 2000 में 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में सीसा सहित पेट्रोल का उपयोग करने के निर्देश दिए गए थे। ठीक है। दिल्ली में अप्रैल 2001 में टैक्सियों, ऑटो रिक्शा, बसों और CNG के प्रयोग के आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए अपने डिसीजन में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया जाए। धूम्रपान का जो सार्वजनिक स्थान है उनको निषेध किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। ये संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून नहीं है। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर अपने निर्णयों में दिए गए उन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनकी गाइडलाइन है। ये कोई अधिनियम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है जो सभी को मानने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय भारत में क्या एक नज़ीर के रूप में पेश किए जाते हैं, एक संदर्भ के रूप में रखे जाते हैं, एक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया एक एक डिसीजन क्या है, सभी जो न्यायालय उनके लिए एक नज़ीर का काम करता है, एक रेफरेंस का काम करता है, एक संदर्भ का काम करता है। पर्यावरण जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण दिवस, ये कौन कौन से दिवस हैं जो पर्यावरण को संबंधित बताए जाते हैं? जिसमें पहला दिवस है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव 28 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, विश्व वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। उपभोक्ता संस्कृति, कल्चर ऑफ कस्टमरिज्म। उपभोक्तावाद एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक
तत्व उपभोग करने योग्य, उसे बस यही तरीके से जरूरी वस्तुओं के उपयोग से बाजार में स्थापित करना। उद्योगपति अपने निजी लाभ के लिए जो वस्तुएं बाजार में बेचते हैं उसके प्रति ग्राहक को आकर्षित करने के लिए उसके मन में कृत्रिम इच्छाओं को जागृत करता है। यही क्या उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावाद किसे कहते हैं? बाजार में आप देखते हैं उपभोक्तावाद एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा समाज में व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने से योग्य से है। उसे सिर्फ यही तरीका दिखाना होता है कि बाजार में स्थापित जो वस्तुएं हैं उनको सीधे उद्योगपतियों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए ग्राहकों के प्रति आकर्षण पैदा करना, उनकी कृत्रिम इच्छाओं को जागृत करना ही क्या कृत्रिम उपभोक्तावाद है, उपभोक्तावादी संस्कृति कहलाती है। ग्राहक को महसूस होता है कि इस वस्तु के बिना उसका काम नहीं चल सकता। यही अपव्ययता उपभोक्तावाद की शुरुआत मानी जाती है। विकसित देशों में विश्व की 1/4 आबादी निवास करती है, किंतु विश्व के कुल संसाधनों का 3/4 उपभोग इन्हीं के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 5% होते हुए भी विश्व के कुल पेट्रोल का जो उत्पादन है 20% से अधिक अमेरिकी उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। विश्व की जनसंख्या का अमेरिका की जनसंख्या 5% है। विश्व की कुल जनसंख्या के मुकाबले अमेरिका की जनसंख्या 5% है, लेकिन पेट्रोल का जो सर्वाधिक उपयोग जो है वो अमेरिका करता है, वो लगभग 20% विश्व का पेट्रोल का जो व्यय है वो अमेरिका कर देता है। उत्पादन का 20% व्यय अमेरिका के उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। इसी तरह विकसित देशों में घरों, वाहनों में एयर कंडीशनर का उपयोग सर्वाधिक हो रहा है विकसित देशों में। इन कारणों से ग्रीन हाउस गैसों के सर्वाधिक से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। कमोपेश सभी विकसित और विकासशील देशों की स्थिति अमेरिका जैसी ही है। पश्चिमी संस्कृति के चकाचौंध में भारत सहित अन्य विकासशील देश भी आ चुके हैं। इस सोच को विकसित करने में विज्ञापनों की अहम भूमिका रही है। पिछले कुछ दशकों में आपूर्ति का अर्थशास्त्र, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की अवधारणा खूब चली है। माल बनाते रहो और ग्राहक तो मिल ही जाएंगे। ये क्या है? माल बनाते जाओ, ग्राहक तो मिल ही जाएंगे। जहाँ ग्राहक तैयार नहीं है वहाँ विज्ञापनों का सहारा लेकर ग्राहकों को तैयार किया जाएगा। यही उपभोक्तावादी संस्कृति है। वहाँ विज्ञापनों द्वारा आकर्षण पैदा करके ग्राहक तैयार किए जाएंगे। अधिकाधिक औद्योगिक उत्पादन की इस होड़ में सरकारों व बैंकों का समर्थन भी मिला है। बैंकों ने भी इनको समर्थन दिया है, सरकारों ने भी समर्थन दिया। निरंतर अनावश्यक खरीदारी से उपभोक्ता के जेब, पर्स, बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड खाली होने के बाद आर्थिक संकट, दिवालिया होने के शिकार हो रहे हैं। साथ ही इन उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण जीवन काल जो लाइफ स्पैम यानी कि जीवन काल वो भी कम होता जा रहा है। इससे पुराना सामान शीघ्र अनुपयोगी होने लगता है। नया उत्पाद बिक्री के लिए आ जाता है। वर्तमान के मुकाबले में एक उत्पादन का औसत काल 1980 के दशक में 3 गुना से अधिक हो गया है। इससे पुराना माल शीघ्र अनुपयोगी होने लगता है और नया आने की संभावना है। इसके साथ ही उत्पादों की पैकिंग सामग्री, डिस्पोजल उत्पादन के उपयोग बढ़ा है। पैकिंग सामग्री और डिस्पोजल का उपयोग बढ़ा है। इससे मिलने वाले अपशिष्ट का निरंतर निस्तारण दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती का विषय बना हुआ है। इन उत्पादों को तैयार करने में प्राकृतिक संसाधनों, खनिज, वन, पानी, ऊर्जा स्रोतों की इनका भरपूर दोहन किया जा रहा है। यह प्रकृति के मूल्यवान और स्वास्थ्य स्रोतों को नष्ट करने से पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का सृजन नहीं किया जा सकता और न ही इन्हें बढ़ाना संभव है। वर्तमान औद्योगिक विकास एक ऐसा व्यवसाय चला रहा है जो अपनी ही पूंजी को निरंतर खर्च किए जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों की खपत हम वर्तमान दर से करते रहे तो भूगर्भ से लगभग तांबा 277 साल में
कोबाल्ट व प्लेटिनम 400 साल में, पेट्रोलियम 50 साल में और पेट्रोलियम गैस जो है वो 60 साल में इस दुनिया से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जिस जो अनेक जो भूगोलवेत्ता हैं उन भूगोलवेत्ताओं ने यह चेताया है, विश्व जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन विश्व WTO ने उसने भी चेताया है कि अगर इसी तरीके से पृथ्वी पर दोहन होता रहा, भूगर्भ से तांबा जो है वो 277 सालों में पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, कोबाल्ट और प्लेटिनम 400 सालों में धरती से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम आने वाले 50 सालों में धरती से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम गैस 60 सालों में और कोयला लगभग पृथ्वी से 100 सालों में गायब हो ही जाएगा। 100 सालों बाद पृथ्वी से कोयला पूर्णतः गायब हो जाएगा। आज विश्व में एक साल में जितना ऊर्जा स्रोत पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस का उपयोग हो रहा है उसे तैयार करने में पृथ्वी को लाखों साल लगे हैं। जितना पेट्रोल, जितना कोयला, जितना प्राकृतिक गैस एक दिन में यूज़ करते हैं, एक दिन में इस्तेमाल करते हैं, उससे पृथ्वी को बनाने में लाखों साल लगे हैं, लाखों करोड़ों साल में जाकर ये तैयार हुए हैं। अतः इस बात को समझना होगा कि उपभोक्तावादी संस्कृति ऐशो आराम के इतने साधन जुटाने के बावजूद सही मायने में मनुष्य के लिए संतुष्ट व सुखी नहीं है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण मनुष्य निरंतर नई आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा रखने के कारण मानसिक तनाव का शिकार हो रहा है। हमारी संस्कृति में आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए संयमित और सात्विक जीवन शैली अपनाने की बात की गई है। वह आज न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए प्रासंगिक है। धरती किसी की निजी संपत्ति नहीं है, पृथ्वी किसी की निजी संपत्ति नहीं है। पृथ्वी पर हम सभी का अधिकार है। पृथ्वी पर उतना ही अधिकार है जितना भारत का है। भारत का जितना अधिकार है उतना ही फ्रांस का, जापान का, अमेरिका का है। सबका उतना ही अधिकार है जितना भारत का है या पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, नेपाल का। सभी जो देश हैं वो धरती पर बने हैं। धरती किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ये हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं बल्कि उनकी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए हमें धरोहर में रखनी है। तो इस पाठ से आपने इस लेसन में प्राकृतिक संरक्षण अधिनियम को पूरी तरीके से समझा, पर्यावरण को पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।